स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 यानी पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब तक आप एनाटॉमी के बारे में पूरा आपको नॉलेज नहीं हो जाएगा तब तक आप जो आगे वाली चीज़ें समझ नहीं पाओगे। अभी जैसे आपको शुरुआत में हमने एनाटॉमी की परिभाषा पढ़ाई थी, एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ाई थी, फिर उसके बाद में हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा। बॉडी का जो स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन जिसे बोलते हैं, इंटरनल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, जिसमें हड्डियाँ आती है। उसके बाद में हमने एक्सटर्नल जो स्केलेटन है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसे बोलते हैं, जैसे स्किन है, हॉर्न है, हूफ है, इनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा। सेल, कोशिका क्या होती है, कोशिका के क्या काम है, कोशिका में क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिका में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, और सेल के डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। सेल डिवीज़न कैसे होता है, सोमेटिक सेल में कैसे होता है, जेनेटिक जो सेक्स सेल्स हैं उनमें डिवीज़न कैसे होता है, यानी माइटोसिस और एमाइटोसिस या मियोसिस के बारे में पढ़ा था, माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। अब ये चीज़ें जो है सारी, जैसे आपको मैंने पहले ये बताया था, इसको पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले हम पीछे जो पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, ऑर्गन मतलब टिश्यूज, ऊतकों के बारे में पढ़ा था हमने। यानी शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो इकाई है वो हमारी सेल है, जिसे हम कोशिका बोलते हैं। और इस प्रकार की कई कोशिकाओं का समूह, एक जैसी जो कोशिकाएं होती है फंक्शन में, स्ट्रक्चर में एक जैसी जो कोशिकाओं का समूह होता है, उनको हम टिश्यू बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊतक। और जब ऊतक से फिर क्या अंग बनता है, ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। और वो अंग जब एक एक प्रकार के जो अंग है जो एक जैसा काम करते हैं, वो अंग जब मिल जाते हैं तो फिर एक सिस्टम बनाते हैं, फिर एक वो तंत्र बनाते हैं। जैसे अगर मान लो जो टिश्यू जो है, जो सेल टिश्यू बनाती है, फिर वो जो टिश्यू नर्वस टिश्यू जिसे बोलते हैं, नर्वस टिश्यू जो है वो मिलके जब एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसी तरह से अगर मान लो जो ऑर्गन मूत्र त्याग का काम करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन का काम करते हैं, पेशाब बनाने का काम करते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का, उसको मूत्र तंत्र बोलते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये कई प्रकार के, जब एक ही प्रकार के सेल जो एक ही शेप के होते हैं या एक स्ट्रक्चर के होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं एक विशेष काम के लिए तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू जो ज़्यादा टिश्यू मिल जाते हैं, कुछ टिश्यू मिलके फिर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कुछ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जानते हो जो प्राणी है, यानी प्राणी का मतलब है जो जिंदा होता है, जीव होता है जिनके अंदर, जैसे मान लो आदमी है, पशु है, पक्षी है, या जल वाले जंतु है, ये सारे जीव हैं। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, एक सेल वाले जीव हैं। तो ये जितने जीव हैं इनको, यानी सेल जो है उसको जिंदा स्थिति में रखने के लिए या जिंदा से स्थिति में रखने के लिए जो क्रियाएं होती है शरीर, सेल में जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी उपापचयी क्रिया बोलते हैं इसको। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा। यानी प्राणी जिसमें जीव होता है उसके
सभी शरीर की क्रियाओं के लिए, शरीर की जितनी क्रियाएं होती है, जैसे वो ग्रोथ करता है या वो मतलब पोषण, मतलब बच्चे पालते हैं वो पोषण, और या काम करते हैं, जैसे कोई बाहर ढोने का काम करता है पशु, कोई पशु हल जोतने का काम करता है, या मतलब क्या है वो ब्रीडिंग का काम करता है, या दुग्ध उत्पादन का काम करता है, गाय भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, या वो रक्त निर्माण का काम करते हैं, उस शरीर में ब्लड बनता है, और अन्य उपापचयी क्रियाएं जो उसके शरीर में होती है जिससे ऊर्जा मिलती है, इन जिससे जिनमें क्या ऊर्जा खर्च होती है, इन सब कामों को करने के लिए ऊर्जा खत्म होती है, यानी इन कामों को संपन्न करने के लिए प्राणी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा आप सब जानते हो ऊर्जा क्या होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा जो है जीव को या प्राणी को, ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, ये ऊर्जा जो है ये भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा मिलती है। भोजन खाते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, तब हमें ये ऊर्जा मिलती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस प्रकार से आपकी मशीनरी है, मशीनरी चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो जीप है, गाड़ी है, कार है, उसको ईंधन की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे मतलब क्या उसको शक्ति मिलती है, इसलिए उसको पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, या किसी में केरोसिन डालते हैं, जो उसमें ऊर्जा, उसको ऊर्जा मिलती है। सेम वही सिस्टम हमारे शरीर का है। हम जो भोजन खाते हैं ना, वो मशीनरी का पेट्रोल मानो वैसा ही है। तो जो हम भोजन खाते हैं, खाद्य पदार्थ, उसका शरीर में ऑक्सीकरण होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसमें प्राय क्या क्या पदार्थ मिलते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब ये इतनी चीज़ें जो है हमें, इन चीज़ों का मिश्रण है खाद्य पदार्थ, और ये जो चीज़ें हैं इनसे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो हम जो चीज़ खाते हैं सीधे, हम जो चीज़ भोजन के रूप में खाते हैं, उनका पाचन तंत्र द्वारा अवशोषण हो जाता है, उन पाच्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, और ब्लड के थ्रू भी वो पूरी बॉडी की सेल में जाता है। तो यानी अब आपको मोटा मोटा ये है कि जो हम भोजन खाते हैं उसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके पाचन की आवश्यकता होती है, जिनके पाचन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके वो जटिल फॉर्म में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। इनको, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है, यानी पाचन होना इनका ज़रूरी, नहीं तो ये ब्लड में अवशोषित नहीं होते हैं। ये सेल द्वारा, सेल में इनका मेटाबॉलिज्म होगा, तब ये अवशोषित कब होंगे? जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आएंगे, यानी इनके जो अणु है वो कॉम्प्लेक्स अणु है, और फिर वो सिंपल अणुओं में विभाजित होंगे। इसे हम बोलते हैं केटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में किसी चीज़ का सिंथेसिस होता है, और केटाबॉलिज्म में किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, उसको केटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है ये हमारे सेल में होती है, और भोजन का जो पाचन है वो हमारे पाचन तंत्र में होता है। और पाचन तंत्र जो है कई अंगों से मिलकर बना होता है, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। ऐसे कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको पाचन तंत्र बोलते हैं। अब इसमें वो सभी तंत्र अंग आते हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाते हैं, भोजन को पाचन करते हैं, और फिर उसको अपचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो भोजन को चबाते हैं, और कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो भोजन को पचाने के लिए जूस, ऐसे जूस होते हैं जिससे भोजन पचता है, सेलाइवा है, ऐसा प्रोड्यूस करते हैं।
फिर इनको कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो इस भोजन को पचाते हैं, पाचन क्रिया होती है जिसमें, जैसे मान लो हमारा स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, उसके बाद में फिर बड़ी आंत है, इनमें भोजन का पाचन होता है। और कुछ ऐसे अंग होते हैं जो सहायता करते हैं पाचन में, जैसे मान लीवर है, पेंक्रियाज है, गाल ब्लेडर है, ये कई ऑर्गन है जो सहायक ऑर्गन है, को सहायक ऑर्गन बोलते हैं। और फिर उसके बाद में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो पचे हुए भोजन के बाद में जो अवशेष बच जाता है, अपशिष्ट जिसे बोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, यानी अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये सारा जो तंत्र है इसको फिर हम बोलते हैं पाचन तंत्र। तो ये पाचन तंत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पाचन तंत्र जितना है उसको हम जितने अंग हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? एक तो हम आहार नाल लेते हैं। आहार नाल क्या है? आहार नाल वो नाल है जिसमें भोजन ग्रहण होता है और एक्सक्रीट हो जाता है, अपच्य पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकालते हैं। ये लंबी ट्यूब है जो पशु के मुख से शुरू होकर मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है। एनस का मतलब गुदा, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो भोजन जो नहीं पचता है, वेस्ट पदार्थ जो होता है, अपचित पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकालता है। यहाँ मुंह से लेके एनस तक जो ये एक कैनाल है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हैं। इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में GIT बोलते हैं। जी का मतलब गैस्ट्रो, आई का मतलब इंटेस्टाइनल, टी का मतलब ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको आहार नाल या भोजन नाल बोलते हैं। अब ये तो हो गया आहार नाल। इसमें जितने ऑर्गन आते हैं उनका वर्णन हम करेंगे, लेकिन एक सेकंड जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं या दो भागों में अंगों को बांटा, तो दूसरा भाग होता है सहायक पाचक अंग, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसे बोलते हैं, जिसमें मतलब क्या है, होंठ भी आते हैं, दांत भी आते हैं, दांत भी आते हैं, और उसके बाद में ये जो सिलेवरी ग्लैंड है वो आती है, प्लस आपके लीवर है, पेंक्रियाज है, गाल ब्लेडर है, ये सब जो है ये इसमें पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। लेकिन ये उस नाल के कंटिन्यूशन में नहीं है, नाल अलग है और ये सहायक अंग है। तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं, आहार नाल और सहायक पाचक अंग। अब हम एक एक का वर्णन करेंगे। तो अगर आपने एनाटॉमी ढंग से पढ़ रखी है, यानी अगर अब ये एनाटॉमी जो मैंने आपको पहले बोन्स के बारे में, केविटीज़ के बारे में बताया था, बॉडी में केविटीज़ कितनी होती है, मैंने आपको बताया थोरेसिक केविटी, एब्डोमिनल केविटी, पेल्विक केविटी। अगर आपने ये केविटीज़ ढंग से पढ़ी है, सीरस मेम्ब्रेन जो है बॉडी में, जो केविटी के अंदर सीरस मेम्ब्रेन होती है, या वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, अगर आपने उनको ढंग से पढ़ा है, अगर आपने बॉडी की स्केलेटन सिस्टम के बारे में ढंग से पढ़ा है, सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में आपने ढंग से पढ़ा है, तो उनका वर्णन अब आपके ये सिस्टम जो है इनमें होगा। अब अगर वर्णन होगा तो अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो आप इसको ढंग से समझ पाओगे, अदरवाइज इसको समझने में आपको कठिनाई होगी। और अगर आपने ये पाचन तंत्र जो है इसकी एनाटॉमी ढंग से पढ़ ली, यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जेनेटल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये जितने सिस्टम है, अगर आपने इनकी एनाटॉमी को ढंग से पढ़ लिया तो आपको फिजियोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी। सेकेंड ईयर में आपके, फर्स्ट ईयर में शायद फिजियोलॉजी लगती होगी आपके फर्स्ट ईयर में ही, तो वो फिजियोलॉजी तभी समझ पाओगे जब आपने एनाटॉमी ढंग से आपने पढ़ी होगी। तो हम पहले वर्णन करते हैं आहार नाल का। आहार नाल में ये होठ से लेके जो अपने शरीर, होठ है ना, होठ, ये होठ जो हमारे मुंह के लिप्स जिन्हें बोलते हैं, इससे लेके गुदा तक, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ, या पशुओं में गोबर बोल सकते हो आप, जहाँ से गोबर निकलता है उसको बोलते हैं एनस, और मुर्गियों में बोलते हैं क्लोएका। तो होठों से लेके क्लोएका या एनस
के बीच की लंबी नलिकाकार जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं आहार नाल। और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं आहार नाल में? पहला पार्ट आता है मुख, जिसे हम माउथ बोलते हैं। मुख को माउथ बोलते हैं या ओरल ओपनिंग बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है रीमा ओरिस। तो आपको रीमा ओरिस भी मुख का नाम जो है रीमा ओरिस बोलते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी आपको पूछ सकते हैं कि रीमा ओरिस किसे कहते हैं। तो रीमा ओरिस जो है मुख को बोलते हैं या ओरल ओपनिंग बोलते हैं। मुंह की जो ये अपना मुंह है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये मुंह है, इसको रीमा ओरिस बोलते हैं। फिर मुख गुहा यानी ओरल केविटी, ये मुंह हमारा मुंह है जो होठ के बीच में जिससे हम बोल रहे हैं, ये जब हम खोलते हैं पूरा इस तरह, तो जो पीछे आपको गुहा दिखती है, केविटी दिखती है, उसको ओरल केविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जीभ है, दांत है, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है। तो ओरल केविटी को बकल केविटी भी बोलते हैं और इसको केवम ओरिस भी बोलते हैं। तो केवम ओरिस और रीमा ओरिस में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। रीमा ओरिस जो है वो मुख को बोलते हैं और केवम ओरिस जो है वो मुख गुहा को बोलते हैं। उस मुख गुहा के बाद में जब हम भोजन खाते हैं मुंह से, तो वो हमारी बकल केविटी में जाता है और बकल केविटी में हम उसको चबाते हैं, हम उसको दांतों से चबाते हैं। चबाने के बाद में उसका एक बोलस बनता है, बोलस बनता है। उस बोलस को फिर हमारे मुख गुहा के बाद में आती है गरसनी, जिसको फेरेक्स बोलते हैं। गरसनी जिसको फेरेक्स बोलते हैं, जो भोजन को ग्रहण करती है अंदर, चबाने के बाद भोजन उसमें जाता है ग्रहणी में, ग्रसनी में। और ग्रसी के बाद में, ग्रसनी के बाद में आता है ईसोफेगस, यानी यहाँ हमारे जो है ग्रसनी होती है यहाँ पे, उस ग्रसनी के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ हमारा पेट है, हमारा स्टोमक तक, यानी फेरेंक्स से लेके स्टोमक तक जो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को ग्रसिका बोलते हैं। ग्रसिका या ग्रहणी बोलते हैं उसको, भोजन को ग्रहण करने वाली है वो, यानी ईसोफेगस, या उसको ईसोफेगस बोलते हैं। उसको ईसोफेगस दो प्रकार से लिख सकते हो, OESO और ESO। OESO में भी O साइलेंट होता है, तो इसका मतलब दोनों का ईसोफेगस ही है। तो समझ गया आप। ग्रसिका के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी को ईसोफेगस बोलते हैं और ईसोफेगस खुलता है स्टोमक में, आमाशय में खुलता है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन आ गया आमाशय। आमाशय को हम पेट भी बोलते हैं, स्टोमक। और आमाशय जो है वो उसके बाद में आती है छोटी आंत। आमाशय खुलता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी इंटेस्टाइन के दो भाग होते हैं, दो प्रकार की होती है इंटेस्टाइन। एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत जो है वो पेट से जुड़ी हुई होती है, पेट के बाद में छोटी आंत शुरू होती है। और ये बड़ी आंत की तुलना में लंबाई ज़्यादा है इसकी, ये लंबी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका डायमीटर जो है, इसका व्यास जो है वो बड़ी आंत की बनिस्बत छोटा होता है। तो ये आपको मतलब कॉमन सेंस की बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो व्यास है, डायमीटर है, वो बड़ी आंत की बनिस्बत छोटा होता है। इसके तीन भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम को हम बोलते हैं ग्रहणी, ड्यूडिनम को ग्रहणी बोलते हैं, और मध्यांत्र को, जेजुनम को मध्य आंत्र बोलते हैं, बीच की आंत बोलते हैं, छोटी आंत की। और जो लास्ट वाला पोर्शन है छोटी आंत का, जो बड़ी आंत से जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्षुधांत्र, यानी इलियम बोलते हैं उसको। तो ये आपको ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये आपको नाम याद करने हैं। ड्यूडिनम जो है वो स्टोमक से जुड़ती है और इलियम जो है वो बड़ी आंत की सीकम से जुड़ती है। और दोनों के बीच में, ड्यूडिनम और जेजुनम के बीच का जो पोर्शन है उसको, ड्यूडिनम और इलियम के बीच का जो पोर्शन है उसको जेजुनम बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट हो गए छोटी आंत के। अब बड़ी आंत जो है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है, लेकिन
व्यास में अधिक चौड़ी होती है, यानी इसका डायमीटर छोटी आंत से ज़्यादा बड़ा होता है। इसके 3 भाग होते हैं। जो भाग छोटी आंत के लास्ट वाले भाग से यानी इलियम से जुड़ता है उसको हम सीकम बोलते हैं, यानी उसको अंधनाल बोलते हैं। सीकम को हिंदी में अंधनाल बोलते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको नाम जो है किताब में देखे याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब सीकम जो है वो जुड़ती है विधांत्र से, यानी कोलन से जुड़ती है, और कोलन जुड़ती है रेक्टम से। तो 3 भाग हो गए बड़ी आंत के, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम पहला भाग है, कोलन बीच वाला भाग है, और रेक्टम जो है वो लास्ट वाला भाग है, जिसको मलाशय बोलते हैं। यानी इसमें जो अपचित पदार्थ जो होता है, यानी जिसको मल बोलते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ये अब लास्ट में बड़ी आंत के बाद में आती है गुदा, एनस, यानी बड़ी आंत का ही लास्ट वाला पोर्शन जो है, जब ओपनिंग है, उसको गुदा बोलते हैं, एनस बोलते हैं, और जो मुर्गियों में उसको क्लोएका बोलते हैं, क्लोएका। अब ये आपके ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है, ये सारी चीज़ें जो आपकी पेज नंबर 184 पे दी हुई है, 184 पे ये चीज़ें दी हुई है। आप डायग्राम में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ईसोफेगस कहाँ है। फिर उसके बाद में हालांकि जो रूमिनेंट है उसमें स्टोमक के 4 भाग होते हैं, जो आगे हम अध्ययन करेंगे जब आगे पढ़ेंगे इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से होता है। लेकिन एक बार जो है ना वो ये देख लो भाई, स्टोमक होता है, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, और सहायक पाचक अंग। दूसरा जो हमने देखा था सहायक पाचक अंग, जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के कंटिन्यूस में नहीं है, यानी ये कैनाल नहीं है, लेकिन ये काम करते हैं उसमें। ये कौन कौन से अंग हैं? एक तो इसमें देखो काम आती है जो चीज़ें हैं, जो सहायक पाचक अंग है उसमें सबसे पहले जीभ है। जीभ जो है ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, लेकिन ये पाचक अंग है, सहायक पाचक अंग है। जीभ है, दांत है, हमारे दांत, पशुओं के दांत है, सेलेवरी ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड, यकृत यानी लीवर है, लीवर के बाद में अग्नाशय पैंक्रियाज है, और प्लीहा स्प्लीन है, यानी स्प्लीन है, आपका पैंक्रियाज है, लीवर है, लीवर में गाल ब्लैडर होता है, वो भी आएगा। अब ये जो पशु जो है ये आपकी इस बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पशु जो आप जिन पशुओं का अध्ययन करोगे, आपके पास सामने पशु चिकित्सालय में बहुत से पशु आएंगे। गाय आएगी, भैंस आएगी, ऊँट आएगा, घोड़ा, गधा, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, सूअर, ये सभी प्रकार के जानवर आएंगे। तो पशुओं के स्टोमक के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणी में बांटते हैं हम। पशुओं के जो पेट है ना, पेट स्टोमक जिसे बोलते हैं, उसके आधार पर उनको 3 श्रेणी में बांटते हैं। पहली श्रेणी वो है जिनको हम मोनोगैस्ट्रिक बोलते हैं। मोनोगैस्ट्रिक यानी जिनका एक ही पेट होता है, हमारी तरह जैसे हमारा एक पेट होता है स्टोमक, वैसे इनका होता है, जिसे स्टोमक बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। एक चेम्बर का होता है वो, जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, ये जो है इनमें एक ही पेट होता है। लेकिन कुछ पशु जो है जुगाली करने वाले होते हैं। ये जुगाली नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पशु जुगाली करते हैं। जैसे हमारी भाषा में, हिंदी में इसको जुगाली बोलते हैं, इंग्लिश में मेस्टिकेशन बोलते हैं, मेस्टिकेशन, और हमारी लोकल भाषा में इसको उगाली करना कहते हैं। उगाली करना मतलब पशु उगाली करे, मतलब कि भाई थरी, अगर मान लो अपने को पूछते हैं गाय बीमार है, तो फिर डॉक्टर पूछता है उगाली करती है क्या, यानी जुगाली कर रही है कि नहीं करे। तो उगाली करना जो है वो पशु जो जुगाली करते हैं, यानी मेस्टिकेशन करते हैं, यानी वो भोजन को पहले तो एक बार तो उसको निगल लेते हैं, जैसा होता है वैसे, उस चबाते नहीं है, बिल्कुल वैसा निगल लेते हैं, जैसा है वैसा। घास फूस खाते हैं उसको निगल लेते हैं, वो पेट में चला जाता है। फिर उसको रीगर्जिटेशन करते हैं, दोबारा उसको मुंह में लाते हैं, दोबारा मुंह में ला के फिर उसको चबा के फिर उसको पेट में ले जाते हैं। तो उसके पेट के 4 भाग होते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के 4 भाग होते हैं। रूमन पहला भाग होता है, रूमन सबसे बड़ा भाग। उसके बाद में रूमन में मिलता हुआ छोटा सा भाग है रेटिकुलम। रेटिकुलम मिलता है ओमेजम से। ओमेजम के बाद में आता है एबोमेजम। एबोमेजम जो है इन जुगाली करने वाले पशुओं में ट्रू स्टोमक है। यहाँ पे भोजन का एक्चुअल में पाचन होता है। जो रूमन वगैरह में तो
उसके माइक्रोबियल पाचन होता है, माइक्रोब से पाचन होता है। जो फाइबर खाता है ना, फाइबर जिसे बोलते हैं, फाइबर का डाइजेशन जो है वो रूमन में होता है माइक्रोब्स के द्वारा। लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें हैं, फैट का, प्रोटीन का, इनका पाचन जो है वो होता है इसमें आपके पेट में, स्टोमक में, चौथे स्टोमक में, जिसको एबोमेजम बोलते हैं वो। तो इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो जुगाली करते हैं, वो इनकी तरह जुगाली करते हैं, लेकिन उनके अंदर पेट के 4 कंपार्टमेंट नहीं होके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट भी जुगाली करता है, लेकिन ऊँट के स्टोमक में 3 कंपार्टमेंट होते हैं। गाय के 4 होते हैं, इसके 3 होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। इसमें ओमेजम एब्सेंट होता है, ऊँट में ओमेजम नहीं होता है। तो ये इनको सूडो रूमिनेंट बोलते हैं, सूडो रूमिनेंट इनको बोलते हैं, सूडो रूमिनेंट। इसमें आता है ऊँट और लामा। लामा पशु है, ये मतलब क्या है कि बर्फीले एरिया में पाया जाता है लामा, ऊँट की तरह ही होता है ये भी। तो ऊँट और लामा जो है वो सूडो रूमिनेंट। आपको एग्जाम में आ सकता है कि कोई सूडो रूमिनेंट का उदाहरण बताओ, तो ऊँट है सूडो रूमिनेंट। अगर आपको ये कह दें ऊँट एक रूमिनेंट जानवर है, तो नहीं, वो सूडो रूमिनेंट है। और गाय, अगर आपको पूछे ट्रू फॉल्स में कि गाय एक मोनोगेस्ट्रिक जानवर है या एरूमंथी जानवर है या जुगाली नहीं करने वाला जानवर है, तो गलत है, क्योंकि गाय तो जुगाली करने वाला जानवर है और पॉलीगेस्ट्रिक है, यानी इसके पेट के 4 भाग होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब ये तो हो गया पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। तो उसमें आहार नाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, सहायक पाचन अंगों में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। जानवर जो है पेट के आधार पर, यानी उनमें पेट की संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। और अब इसमें आपको आप देखोगे कि डाइजेशन का जो सिस्टम है वो अलग अलग टाइप का। कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस है, जो हर्बीवोरस है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो मीट खाते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह है वो मीट भी खा लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों ही प्रकार की चीज़ें खा लेते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में आपके मुर्गियाँ भी आती है और आपके सूअर भी आता है। सूअर दोनों चीज़ें खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। तो इनके पाचन तंत्र की जो क्रियाएं हैं, पाचन का सिस्टम है, वो भी सब में अलग अलग है। तो हम इसको जब अध्ययन करेंगे पूरा इसका, तो हम इसके बारे में जैसे मान लो हम मुख का अध्ययन करेंगे, तो मुख में सबसे पहले हम केटल के बारे में पढ़ेंगे। केटल के मुंह के अंदर क्या क्या होता है, या होठ केटल के कैसे होते हैं। उसके बाद में भी उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि केटल के अलावा घोड़े में क्या अलग चीज़ होती है, कुत्ते में अलग क्या है, सूअर में क्या अलग है, मुर्गी में क्या अलग है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, इसके जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई गाय के पेट में और घोड़े के पेट में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता देना चाहिए कि गाय का पेट जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन घोड़े में सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे कि एग्ज़ाम में आप ढंग से अपना एग्ज़ाम जो आंसर दे सको उसका। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या जिसको हम GIT बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जो मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इसका अध्ययन करते हैं ईसोफेगस से एनस तक। यानी ईसोफेगस जो है, जो भोजन मुंह से पेट में ले जाती है, वो ईसोफेगस आहार नाल बोलते हैं उसको। उस आहार नाल ईसोफेगस से लेकर एनस तक जो एक नाल है, उस नाल के अंदर जो टिश्यू है, उत्तक की संरचना उसकी है, वो लगभग एक समान होती है, पेट की, आंत की, बड़ी आंत की, रेक्टम की और ईसोफेगस की। और इसमें जब हम इसको काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटते हैं, ट्रांसवर्स अंधेरे इस तरह से काटते हैं। जैसे ये नाल है, इसको अगर हम यहाँ से काट दें
तो इसके बाद में इसको देखेंगे तो उसमें 4 लेयर होती है, इसकी वाल में 4 लेयर होती है टिश्यूज़ की, और वो चारों परतें कौन कौन से उनके नाम भी याद करने हैं आपको। वो मतलब क्या है, अंदर से नाल के जो अंदर की परत है उसको बोलते हैं ट्यूनिका म्यूकोजा, ट्यूनिका म्यूकोजा, और फिर आता है ट्यूनिका सब म्यूकोजा, म्यूकोजा के ऊपर सब म्यूकोजा, ट्यूनिका सब म्यूकोजा, ट्यूनिका सब म्यूकोजा के ऊपर आती है ट्यूनिका मस्कुलरिस, और लास्ट में ऊपर ही ऊपर भोजन नाल के जो ऊपर की परत है उसको बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोजा या ट्यूनिका एडवेंटेशिया या ट्यूनिका सिरोजा। ये इसका नाम है, चारों परतों के नाम है। तो ये चारों नाम भी आपके परतों के रखने पड़ेंगे, अंदर से बाहर की साइड में नाम लिखो या बाहर से अंदर की साइड में नाम लिखो। अगर अंदर से बाहर की तरफ नाम लिखना है तो ट्यूनिका म्यूकोजा पहले आएगी, अगर बाहर से अंदर की साइड में जाना है तो ट्यूनिका फाइब्रोजा पहले आएगी और ट्यूनिका म्यूकोजा बाद में आएगी। अब इनका एक एक का कल हम अध्ययन करेंगे, एक एक का। ये जो लेयर्स जो है, इस लेयर्स का अध्ययन हम कल करेंगे। मतलब धन्यवाद।